नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत एक ऐसा देश है जिसकी चर्चा विश्व में हो रही है यहाँ के विकास कार्य को लेकर के। ऐसे में अगर कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर के अगर हम भारत की बात करें तो भारत को लेकर के चर्चाएं तरह तरह की हो रही है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर क्राइम जो है वो चरम पर है। और इसको लेकर के अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड फिलहाल अव्वल नंबर पर है। झारखंड इसलिए अव्वल नंबर पर है चूंकि पिछले कुछ दिनों से झारखंड में जो घटनाएं हुई हैं उसे लेकर के झारखंड जो है वो ग्लोबल मैप पर आ गया है। और यहाँ के कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार को लेकर झारखंड की चर्चा फिलहाल पूरे देश में हो रही है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक स्पेनिश महिला जो झारखंड में थी, झारखंड के दुमका में थी, वहां उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, महिला को हर संभव मदद दी गई। लेकिन सवाल ये है कि जब बाहर से आई हुई महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है तो फिर झारखंड की महिलाएं कितनी सुरक्षित है या फिर भारत की महिलाएं कितनी सुरक्षित है। और आज का हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ राजश्री जी हैं जो कि सोशल वर्कर है, प्रोफेसर है। आज हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले पर कि ये कैसे देखती हैं। राजश्री जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारा सवाल यही है कि झारखंड जो है इस राज्य की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि यहाँ पे जो आदिवासी समुदाय हैं उनका विकास किया जा सके, झारखंड के आदिवासियों के साथ साथ यहाँ के जल, जंगल और जमीन को लेकर के। लेकिन इस राज्य की सिर्फ और सिर्फ अभी बदनामी हो रही है। और अभी पिछले दिनों जो स्पेनिश महिला के साथ घटना हुई उसके बाद तो ग्लोबली मैप पर झारखंड की चर्चा हो रही है। कैसे देखती हैं आप इसे? जी देखिए रेखा जी, ये तो बहुत ही शर्मनाक कृत्य है जो समाज द्वारा भी स्वीकृत नहीं है। और इस तरह मैंने इस विषय पे कुछ मीडिया हाउसेस के वरिष्ठ पत्रकारों से बात की जिन्होंने ग्राउंड जीरो पे काम किया। और उनसे बात के दौरान मुझे पता चला कि भारत में 22 विदेशी महिलाएं रेप का शिकार हुई हैं और औसतन हर दिन 86 रेप भारत में हो रहे हैं। 2021 के अगर हम एनसीआरबी रिपोर्ट्स की बात करें जो 2021 से 2023 तक के मैंने स्टडी किया, उसमें 2021 में 1425 रेप सिर्फ झारखंड में हुए थे। 2022 में 1298 रेप्स हुए और 2023 में 1615 रेप हुए। 2022 के मुकाबले 24% बढ़ोतरी हुई रेप में सिर्फ झारखंड में। और अगर हम बात करें भारत की तो 31,500 रेप 2022 में भारत में हुए। तो यानी कि ये जो क्राइम रेट है, भले ही सरकार ये कहे राजश्री जी की इसमें कमी लाएगी, लेकिन वो कमी नजर नहीं आ रही है जिस आंकड़ों का आपने जिक्र किया है। राजश्री जी, हमारे साथ इस चर्चा में नौशाद जी भी जुड़े हुए हैं जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नौशाद, जिस तरीके से इस वक्त झारखंड की चर्चा ग्लोबल मैप पे हो रही है, इसके विकास कार्यों को लेकर नहीं बल्कि यहाँ बढ़ रहे क्राइम को लेकर के, तो ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं नौशाद? देखिए रेखा, कह सकते हैं कि संथाल इलाका यानी संथाल इलाका में पड़ने वाले जिलों की पहले हम बात करेंगे। वो है गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और जहां भी घटना घटी है उस जिले की हम बात करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पिछले दिनों की अपेक्षा यानी पिछले साल की अपेक्षा अब के साल अगर देखा जाए तो जो ग्राफ है, आपराधिक जो ग्राफ है, जो घटनाएं ग्राफ है, लगातार तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रही है। कह सकते हैं कि जिस तरह से ग्लोबल मैप में आप तो फिर से झारखंड को बदनाम करने की जो किया गया है उसके बाद इसे ग्लोबल मैप में भी दर्शाने का काम किया। निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि इससे बड़ा अपमान राज्य के लिए, राज्य के लोगों के लिए और देश के लिए कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले के हिसाब से अगर हम बात करें कि झारखंड की एक पहचान खनिज संपदा के राज्य से होती थी, झारखंड की पहचान एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्तर पर यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। कोयला है, तांबा है, लोहा है, अब्रक है, टीना है, बॉक्साइड है, तमाम वो चीजें जो खनिज संपदा से भरे हुए राज्य है और इसकी पहचान होती थी एक परिपूर्ण राज्य से। लेकिन अब इसकी पहचान में थोड़ी तब्दीली आ गई है और तब्दीली आने के पीछे कहीं ना कहीं वहां के स्थानीय जो लोग हैं या फिर बाहरी लोग यानी दूसरे
देश के लोग वहां पे आकर के अपने पहचान को छुपा करके, अपने नाम को छुपा करके रहने लगे। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है कि वहां के जो आदिवासी महिला है या फिर पहाड़ी जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर है, शिक्षित रूप से कमजोर है, और ऐसे में जो लोग आते हैं वो अपना शिकार उन्हें बहुत आसानी से बना लेते हैं और वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है। क्योंकि आपने देखा कि पिछले 22 की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इस इलाके में एक जो सबसे बड़ी घटना घटी थी जो दिल दहला दिया था और पूरे विश्व में उस घटना का लोग निंदा करते हुए नजर आए थे, रूबिका पहाड़िया का मामला और दिलदार अंसारी का मामला। कह सकते हैं कि ये उस समय सुर्खियों में आया था और उसके बाद से लेकर के अब तक संथाल सुर्खियों में। ऐसे में कह सकते हैं कि अब थोड़ा मुश्किल है, राजनेताओं के लिए काफी आसान बात है, चुनाव पे चर्चा करते हैं, सरकार बनाने पर चर्चा करते हैं, लेकिन राज्य को उत्थान के लिए, पहाड़ी समाज को उत्थान के लिए, या कह सकते हैं कि संथाल को उठाने के लिए अब तक उनके मन में कोई विजन नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि प्रदेश 22 जिलों 24 जिला, इस प्रदेश में 24 जिला है और 18 जिला ऐसे हैं जो ट्राइबल इलाके में आते हैं, ट्राइबल जिलों में आते हैं, और उन जिलों में अब तक न विकास की कोई भी गंगा नहीं बह पाया है। तो कहीं ना कहीं इसका पीछे उस समाज से जुड़े हुए राजनेता है, उस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, और देश में, राज्य में जो शासन कर रहे हैं ऐसे राजनेताओं के कारण आज झारखंड इस हाशिए पर पहुंचा है। जिस तरह से झारखंड में कई ऐसी चीजें जो डेवलपमेंट की ओर तरफ ले गए हैं, अब उन्हें लगता है, हमें लगता है कि इसके तरफ भी डेवलपमेंट सरकार को करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा का स्तर जब बढ़ेगा तो राज्य विकास करेगा, राज्य में निवास करने वाले लोग विकास करेंगे। और यह आपराधिक मामला आज का नहीं है, बल्कि अगर हम गौर करें तो इससे पहले भी कई इन इलाकों में अपराध की घटनाएं घट चुकी है। बशर्ते ये है कि पहले जो घटनाएं घटती थी उन घटनाओं को दबा दिया जाता था, चाहे पैसे के दम पर या फिर अपने नाम को बदनाम होने के डर से। लेकिन अब तो थोड़ा मामला उजागर हो रहा क्योंकि सोशल मीडिया का समय है, और ऐसे में कह सकते हैं अब कोई भी घटना पर पर्दा नहीं डाल सकते। तो अगर सुनीता मरांडी की बात करें, पहले की पूर्व की घटनाओं को, उन इलाकों में जो अब तक घटनाएं घटी है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 2-3 नाम ऐसे हैं जो उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं घट चुकी है, चाहे सुनीता मरांडी की बात करें या फिर आपको हमने बताया रूबिका पहाड़िया इसकी बात करें, या फिर मिनिका किस्कू की बात करें। तमाम ऐसे चेहरे, तमाम ऐसे लोग हैं जो अब तक उन लोगों का शिकार होते आए हैं। तो एक इस राज्य में कहीं ना कहीं जिस तरह से शिकार बनाया जा रहा है, और खास करके बांग्लादेशियों के द्वारा शिकार बनाया जा रहा है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब एक तरफ सरकार, देश की जो सरकार है, सीए की बात करते हैं, दूसरी बिल्कुल नौशाद, आपने सीए का जिक्र किया, इससे जुड़ा सवाल हम आपसे जरूर लेंगे, लेकिन एक सवाल हम यहाँ पे राजश्री जी से लेंगे। राजश्री जी, चूंकि आदिवासी महिलाओं के उत्थान की बात कही जाती है, लेकिन जब क्राइम रेट के आंकड़ों को निकाला जाता है तो जो महिलाएं इसकी शिकार होती हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाएं ही इसके शिकार होती हैं। और सबसे डरावनी चीज ये है कि जो लड़के इनसे संपर्क करते हैं वो अलग समुदाय से होते हैं, नाम बदल करके पहले लड़कियों को फंसाया जाता है और फिर उनके साथ घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जी, वो हमारे देश की नागरिकता पाने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेशी कुछ लोग आके आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, आदिवासी बहुल इलाके में अपनी पहचान बना रहे हैं। आदिवासी महिलाएं ऐसे संथाल परगना के कुछ क्षेत्र है जहाँ पे ऐसी मान्यता है कि शादी के बाद अपने पति का सरनेम नहीं लगाती, वो अपने पिता का सरनेम से ही जानी जाती है। जैसे सुनीता मरांडी का एक मैंने पढ़ा आर्टिकल आज तक में आया था, तो उनकी शादी एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति से हुआ है जो दूसरे देश से यहाँ आए और उनके 3 बच्चे हैं और वो मुखिया है उस क्षेत्र की, और उनके पति सारे काम हैंडल करते हैं। मुखिया पति के रूप से वहाँ की सारी महिलाएं जानी जाती क्योंकि वहाँ महिला ही मुखिया बन सकती है, तो महिलाएं ही उस सीट पे खड़ी होती है और उन्हीं के नाम से वो चलता, पर वो काम करते हैं उनके पति। तो ये जो सारी कुप्रथाएं चली आ रही है, मुखिया पति का जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है
हमारे समाज में। सिर्फ झारखंड ही नहीं, भारत के और भी ऐसे राज्य हैं जहां मुखिया पति टर्म बहुत ही जोर शोर से यूज होता है। तो ये सारी चीजें गलत। आप अगर किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, किसी महिला जैसे 33% महिला आरक्षण सरकार द्वारा दिया गया, तो उस आरक्षण और उस काम को महिलाओं के द्वारा ही संपन्न होना चाहिए और उनमें आप इतनी जागरूकता लाएं जी कि वो खुद अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए खड़ी हो सके, अपने काम खुद कर सके, ना कि वो घर गृहस्थी में ही व्यस्त रहती हैं और उनके पति सारे काम करते हैं। और वो जो आदिवासी बहुल इलाके, वो काफी गरीब महिलाएं रहती हैं, जैसे इतने डेवलपमेंट नहीं हो पाते। सरकार का भी ध्यान उस क्षेत्र में, जैसे 6 जिले हैं संथाल परगना में जो पड़ते हैं, उन जिलों में इतना विकास नहीं हो पाता है जितना विकास और जिलों में होता है झारखंड के। तो ये सारी चीजों का ध्यान सरकार को भी समय समय पे देना होगा कि वहां पे क्या हो रहा है। और उनमें इतनी समझदारी भी नहीं है, वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि वो अपने लिए आवाज उठा सके और अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ बोल सके, या उनको पता ही नहीं है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है जो उनके लिए, महिलाओं के लिए बनाया गया, और उनके पद का क्या महत्व है, क्या गरिमा है। वो मुखिया के पद पे जरूर उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा, पर काम नहीं, और थोड़े से पैसे खर्च करके उसे एज ए इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। 1-2 लाख रुपए उन पे खर्च किया जाता, उन्हें खिलाया पिलाया घुमाया जाता, और उसके बाद में करोड़ों रुपए के उससे फायदे लिए जा रहे हैं। जैसे मुखिया के पद पे वो जब आ जाती है तो जो भी योजनाएं, जो भी चीजें हैं, वो सारे उनके पति देखते, जो फंड्स आते हैं, तो उनको कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, आदिवासियों में विकास नहीं हो रहा है। ये होने चाहिए बिल्कुल, यानी कि उन्हें जो आरक्षण और सुविधा मिल रही है वो भी जब बस एक दिखावे के तौर पर कि उनका नाम, लेकिन काम किसी और का। महिलाओं के नाम पर भले ही मुखिया बन जाती हैं, लेकिन काम पति ही करते हैं और महिलाएं घर द्वारी चलाती है। तो ऐसे में जागरूकता जरूरी है और साथ ही जो शिक्षा का स्तर है वो भी बढ़ना काफी जरूरी है। हमारे साथ इस चर्चा में काजल भी जुड़ चुकी है। नौशाद, आपके पास आएंगे हम, लेकिन काजल आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे इस पूरे मामले को देखती हैं, क्योंकि झारखंड अपने काम और विकास को लेकर के नहीं बल्कि यहाँ हो रहे क्राइम को लेकर फिलहाल ग्लोबल मैप पर इसकी चर्चा हो रही है। काजल। जी रेखा, जाहिर सी बात है कि अब महिलाओं की सुरक्षा की बात पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं, हालांकि ये सुरक्षा की जो बात है ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन आज इतनी मजबूर हो गए हैं लोग कि महिलाओं की सुरक्षा पे चर्चा हो रही है। चूंकि ये प्राथमिकता होनी चाहिए, हर किसी की प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, किसी की भी प्राथमिकता होनी चाहिए कि महिला जिन्हें सम्मान दिया जाता है आज के समय पे, और महिलाओं ने क्या कुछ नहीं कर दिखाया है, उनके सुरक्षा को लेकर के चर्चा किया जा रहा, तरह तरह की बातें। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए, झारखंड में तो बहुत सारी चीजें इन दिनों देखने को मिली और उन चीजों का विश्लेषण मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जरूरी है, लेकिन इतना जरूर है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम अगर बात करें तो हर जगह, मैं पूरे भारत की ही नहीं बल्कि मैं दूसरे देशों की भी चर्चा करूं, कई ऐसी खबरें आती हैं तो कई जगहों पर इस तरह की स्थितियां बनती है। लेकिन ऐसे में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जाहिर सी बात है रेखा की सुरक्षा को लेकर के जब तक कड़े निर्णय, कड़े कानून और कड़ी व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तब तक महिला सुरक्षा कभी भी धरातल पर उतरेगा ही नहीं। महिला सुरक्षा को लेकर के लोगों को ऐसे कानून की जरूरत है। हालांकि कानून बहुत बनाए गए रेखा, हम सब जानते हैं कि निर्भया कांड के बाद भी कानून बनाया गया और उसके बाद कानून बनते ही गए, लेकिन उन कानून को कभी धरातल पर लाया नहीं गया। लेकिन अगर रेखा हम झारखंड की बात करें, झारखंड राज्य में एक ऐसा राज्य है, मैं बाकी राज्यों का तो नहीं जानती, लेकिन जिस राज्य में मेरा रहना है और झारखंड राज्य की सभी महिलाओं के लिए, इस राज्य में इस सरकार की बात, मैं सरकार की बात कहूंगी ही नहीं, इतना जरूर कहूंगी कि सालों से झारखंड राज्य में महिला आयोग का गठन नहीं हुआ और इस महिला आयोग के गठन न होने के कारण कई क्षेत्रों की महिलाएं आज भी पीड़ित है। यूं कह लें कि अगर महिलाओं की बात है तो कई महिलाएं तो आगे निकल के बात कर लेती हैं, अपनी प्रताड़ना को साझा कर लेती हैं, लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती है जो ग्रामीण इलाकों की होती है या फिर शहरी इलाकों की भी बात करें तो वो अपनी समस्याओं को, अपनी प्रताड़ना को वो साझा नहीं कर पाती हैं लोगों के साथ। ऐसे लोगों के लिए महिला आयोग एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म हुआ करता है।
लेकिन जब झारखंड राज्य में महिला आयोग प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो ऐसे में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि महिला आयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शहरी इलाके से लेकर के चौक चौराहे ग्रामीण हर जगह से उसमें लोग जुड़े होते हैं और महिलाओं के सहायता के लिए, उनकी प्रताड़ना को कम करने के लिए या किसी भी तरह की प्रताड़ना की बात करें, चाहे हम किसी के छेड़खानी की बात करें, घरेलू प्रताड़ना की बात करें, तरह तरह की चीजें, इन सारी चीजों को लेकर के हम बात करें तो महिला आयोग एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को झारखंड राज्य में सालों से लाया ही नहीं गया। अब इस पे सवाल ये भी उठता है कि क्यों नहीं लाया गया। इसका जवाब तो हालांकि हमारे पास इस वक्त नहीं है रेखा, लेकिन इतना जरूर है कि महिला सुरक्षा को लेकर के प्लेटफॉर्म को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। संगठन का जो गठन करना था, अध्यक्ष का लाया जाना था, वो सालों से नहीं आया, वो लाया जाना जरूरी है। और सुरक्षा की बात अगर मैं प्रशासनिक तौर पे करूं तो प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई तो चूक हो रही है जिस कारण महिला सुरक्षित नहीं हो पा रही है। क्योंकि अगर हम प्रशासनिक बात करें तो प्रशासन की ओर से भी कई तरह के दावे किए जाते हैं कि महिलाओं के लिए, महिला पुलिस कर्मियों को, झारखंड में भी, राजधानी रांची में भी शक्ति नाम से, महिला शक्ति ऐसे ही किसी नाम से महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी दिया गया है और वो सारी महिलाएं जो है जी, एक ऐप भी लाया गया था। हाँ जी रेखा, माफ कीजिएगा, एक ऐप भी लाया गया था और इस ऐप के जरिए महिलाओं को जो है सुरक्षित रखा जाएगा, महिलाओं की परेशानियों को कम किया जाएगा। लेकिन इस ऐप का कितना उपयोग है, यूं कह ले कि जागरूकता कम है, लोगों को इस ऐप के बारे में, शहरी इलाकों के लोगों को भी इस ऐप के बारे में बहुत ही कम मालूम है। तो हम ये कह सकते हैं कि तैयारी तो पुरजोर होती है रेखा, लेकिन सुरक्षा को धरातल पर ला पाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो छूट जाता है, जिस कारण महिलाएं अपने आप को थोड़ी असुरक्षित महसूस करती है। सुरक्षा की बातें सरकार भी करती है, प्रशासन भी करती है, केंद्र लेवल तक सुरक्षा की बातें होती है, लेकिन मुद्दे बहुत ही कठोर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाता है, जिस कारण महिलाएं सुरक्षित जो है वो हो नहीं पाती हैं। यूं कह लें कि कागजी तौर पे महिलाएं बहुत सुरक्षित है, लेकिन जब सुरक्षा के असल मायने सामने आते हैं तो उस वक्त सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है रेखा। चलिए, सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद काजल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ग्लोबली मैप पर झारखंड की फिलहाल चर्चा हो रही है और यहाँ के क्राइम रेट पर लगातार अब आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ नौशाद है, नौशाद से हम जुड़ेंगे और नौशाद से एक सवाल लेने की कोशिश करेंगे। नौशाद, चूंकि जो बांग्लादेशी जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक बांग्लादेश से लोग झारखंड में आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को जाल में फंसा रहे हैं और फिर क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। नौशाद, चूंकि सरकार सीएए लेकर कानून जो है वो भारत में लागू हो गया है और सीएए का मकसद यही है कि जो उत्पीड़ित लोग हैं, यानी कि जो अपने देश से, अपने मुल्क से उत्पीड़न के आधार पर, धर्म के आधार पर प्रताड़ित करके यहाँ पर आकर के शरण ले रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन ये जो लोग हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो कि पूरी प्लानिंग के साथ राज्य में घुस रहे हैं, उनको लेकर के किस तरीके के कानून बनने चाहिए? चूंकि सीए की पहल सरकार की ओर से काफी बेहतरीन पहल है, लेकिन क्या उसका लाभ इन लोगों को भी उठाने को मिल सकता है? चूंकि ये लोग भी जो है वो बांग्लादेश से ही आते हैं और फिर यहाँ पे क्राइम की घटनाओं को अंजाम देते हैं। नौशाद, देखिए रेखा, मैं पहले सबसे पहले भौगोलिक स्थिति की बात करूंगा, क्योंकि संथाल एक ऐसा भौगोलिक स्थिति और मैं खुद वहां पे 1.5 से 2 महीना रह करके खबर संकलन करने का काम किया है, तो मुझे पता है कि संथाल का भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन जिला किससे जुड़ता है और कहाँ के रास्ते कहाँ तक निकलते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर हम बात करें संथाल की तो 2-3 जिले ऐसे हैं जिनका बॉर्डर बंगाल से सटा हुआ है और ऐसे में कह सकते हैं कि जो जंगली इलाका है, जंगली इलाका से वहां पे लोग शरणार्थी उसको नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि दूसरे देश से, अपने देश से छोड़ करके यहाँ पर पनाह लेने आते हैं और उनकी मंशा होती है यहाँ पे लड़कियों को अपने जाल में फंसा और उससे शादी करना और उसके बाद उसकी हत्या कर देना, यानी प्रेम जाल में फंसाना और उसके बाद उसका हत्या कर देना। कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं, जो सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हैं और उनको कहता है कि यहाँ की लड़कियों को अगर हम फंसाएंगे तो यहाँ के जमींदार बन जाएंगे। और जमींदार ऐसे वैसे नहीं, वो राजनीति स्तर पर भी आते हैं, राजनीति में कूद पड़ते, चुनाव भी लड़ते हैं, मुखिया भी बनते हैं, यहाँ तक अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने आधार और वोटर लिस्ट का भी बदलाव कर देते हैं। तो ऐसे तमाम वो चीजें हैं। हम पहले भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। उन भौगोलिक स्थिति आने से पहले उन भौगोलिक स्थिति पर प्रशासन को, सरकार को नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिन रास्तों से वो आ रहे हैं, पहले सबसे पहले उन रास्तों को ब्लॉक करना होगा। जब तक उन रास्तों को ब्लॉक नहीं करेंगे तब तक उनका आना जाना लगा रहेगा। सरकार और कोई भी कानून बना ले,
कोई नहीं रोक सकता उनको आने आ जाने से। और छोटे जो निचले स्तर के जो अधिकारी है वही लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। वैसे कुछ लोग उनमें से जो इनकी पहचान को छुपा करके नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं पहचान देते हैं। सबसे पहले जेल तो वैसे लोगों को जाना चाहिए जो बांग्लादेशी होते हुए भी इंडिया की पहचान बना करके देते हैं। सबसे पहले उन लोगों को जेल भेजना चाहिए और इस पर सरकार और प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और एक कानून बनना चाहिए। दूसरा बात आपने कहा कि देखिए देश में तो कई कानून बने, निर्भया हत्याकांड के बाद लगातार कानून में बदलाव देखा गया, लेकिन क्या इस तरह के मामले रुके? नहीं रुके, क्योंकि निर्भया हत्याकांड के बाद जब कानून बने तो मामला और ज्यादा रूप में आने लगा, देश में और उजागर होने लगे। जो मामला दबे हुए थे वो भी बाहर आने लगे। जब बाहर आने लगे तो उस पर FIR होने लगा। जब FIR होने लगे तब मामले न्यायालय में गए। जब न्यायालय में गए तो आपने देखा कि किस तरह से न्यायालय में महिलाओं के साथ सवाल किए। तो कुछ ऐसी महिलाएं जिनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सवाल भी ऐसा होता है, क्योंकि मजबूरी होता है न्यायालय का सवाल पूछने का, क्रॉस क्वेश्चन करने का। तो ऐसे में न्यायालय फिर धीरे धीरे दबने लगे और जब दबने लगे मामले तो कहीं ना कहीं इसका फायदा ऐसे लोग उठाने लगे। ये भली भांति जानने लगे कि निर्भया कांड के बाद लगातार साल भर इस मामले में रुकावट तो नहीं बल्कि तेजी देखने को मिला और फिर अचानक इस मामले में रुकावट आ जाता है। यानी जो मामले थाने में पहुंचने चाहिए, जो मामले FIR होने चाहिए जिस मामले में, उस मामले स्थानीय स्तर पर समाप्त कर दिए जाते हैं। और इसलिए समाप्त होते हैं कि कहीं ना कहीं वैसे लोग इसका मुखिया प्रतिनिधि चुने हुए हैं और उनको लगता है कि हमने पहले भी गलती की थी, आने वाले में समय में गलती करेंगे। अगर इस पर पर्दा नहीं डाला जाएगा तो उस मामले को भी उजागर हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस पर पर्दा डालने का काम करते हैं। तीसरा हम बात करेंगे कि इसके लिए सरकार को त्वरित न्यायालय का गठन करना चाहिए। अगर जो अपराधी इस मामले में संलिप्तता जिनकी उभर कर सामने आती है, प्रशासनिक स्तर पर, जिला स्तर पर और पुलिस पदाधिकारियों को ऐसे लोगों को तुरंत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय को यह कहना चाहिए कि त्वरित न्यायालय के तहत इसे 2 से 4 यानी 5 दिन में महिलाओं का जो भी बयान है वो दर्ज होना चाहिए। उसके बाद इस पर तुरंत फैसला आना चाहिए। लेकिन मामले तो न्यायालय तक जाते हैं और घंटों लग जाता है इस पे फैसला आने में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अपराधी उच्च न्यायालय से यानी हाईकोर्ट से अपना बाहर निकालने का रास्ता खोज लेते हैं और बाहर निकलते हैं। उस वक्त फिर बाहर चले जाते हैं या फिर मुखिया करके वहां पे अपना प्रभाव को कायम कर लेते हैं। सामने वाला होता है, लास्ट में उसको मजबूरी होता है कि ऐसे वापस लेने का। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं इसे तमाम वो चीज है जो सरकार गंभीरता से सोच सकती है। सबसे जिन इलाके से आते हैं उन इलाकों पर पहरेदारी को बढ़ा देनी चाहिए, उन इलाकों पर पूरे जाल बिछा देना चाहिए और अगर आते हैं तो सख्त कानून बनना चाहिए और इनको सजा मिलना चाहिए। सरकार उन चीजों पर ध्यान दे रही है। हाँ, आपने एक सवाल किया कि क्या NRC जैसे जो मामले अभी ने कानून लागू हुए तो क्या इसका लाभ मिल पाएगा? ऐसे ही लोग लाभ ले लेते हैं। जब मामले सामने आ रहे हैं इनको अब तो लाभ मिलने का अवसर मिल गया है, सरकार ने दे दिया। सरकार ने भले ये कानून शरणार्थी को लोग बनाया है, जो लोग तकलीफ में है, बाहर देश में जो तकलीफ में है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जहां भी पाकिस्तान में तकलीफ में है, वैसे लोग आते हैं, उन लोग के लिए कानून बनाया गया। लेकिन अब वैसे लोगों में इन लोग भी शामिल होंगे क्योंकि इन लोग भी कैंप लगाएंगे और अपने आप को शरणार्थी घोषित करेंगे और कहीं ना कहीं CA का फायदा उठाने का काम करेंगे। तो सरकार को और स्थानीय प्रशासन को ऐसे लोगों पर नजर रखने की जरूरत है और इसकी पहचान को उजागर करने की जरूरत है। जिस तरह से झारखंड में आज स्पेनिश, आपको पता है रेखा कि झारखंड में बहुत कम विदेशी मेहमान आते हैं क्योंकि G20 के समय 19 देश के जो लोग आए थे, हमने खुद उन देशों के लोगों के साथ रहकर हमने रहा था, उनकी खबरें बनाई थी। उन्होंने जब यहाँ पे पर्यटन स्थल को घूमने का काम किया था तो कहा था कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी झारखंड अच्छा। आप सोच लीजिए कि जब वैसे लोग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से ज्यादा प्रमुखता झारखंड को दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने देश जाएंगे, झारखंड की स्थिति को बताएंगे, झारखंड की खूबसूरती को बताएंगे, तो यहाँ पे पर्यटन आएगा और जब पर्यटन आएगा तो यहाँ का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, लोगों को रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन जब ऐसे अपराध की घटनाएं, ऐसे घृणित घटनाएं होगी तो कौन लोग आएंगे? आप लाख तारीफ कर ले, ऐसे लोग राज्य में आने वाले नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को सख्त कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उचित कदम उठाने की भी जरूरत है, क्योंकि पर्यटक की दृष्टि से अगर देखें तो अगर विदेशी सैलानी भारत आते हैं और यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं तो वैसे नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराना भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है।
धन्यवाद नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। राजश्री जी, चलते चलते आपसे एक सवाल ले लेना चाहेंगे कि पर्यटन की दृष्टि से देखें तो भारत में कई ऐसे जगह हैं जो कि घूमने फिरने के लिए काफी प्रचलित में है। ऐसे में विदेशी सैलानी भारत आते हैं और भारत आकर अगर इस तरीके की घटनाएं उनके साथ होती है तो ये भारत की छवि को ग्लोबल मैप पर बिगाड़ने की कोशिश जो है वो होती है। तो ऐसे में पर्यटक जो आते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपको क्या लगता है, सरकार को किस तरीके से कदम उठाने चाहिए? जी रेखा जी, बिल्कुल। जैसे कि हमने आपसे कहा कि 22 विदेशी महिलाएं रेप का शिकार हुई हैं 2022 में जी। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार। और जब भी विदेशी महिला हो या देश की महिला हो, महिला को क्या चाहिए? सम्मान, सुरक्षा और न्याय। और आप जैसे हमारी बात हुई ए डोडे डिप्टी कमिश्नर दुमका के और पीताम्बर सिंह खेरवार एसपी दुमका के जो है, उन्होंने बताया कि झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत हमने वो स्पेनिश यूट्यूबर स्पेनिश ब्लॉगर जो आई थी, दंपति जो आए थे, उन्हें 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया और उसे यूरोस में कन्वर्ट करा कर उनके पति को दे दिया गया। तो क्या एक महिला के आत्मसम्मान का आप 10 लाख रुपए कीमत लगाते हैं? ये अनमोल है, इसकी कीमत नहीं लगाया जा सकता। अगर आप सुरक्षा, संरक्षण, सम्मान और न्याय एक महिला को नहीं दे पा रहे तो ये बहुत शर्म की बात है। और समय समय पर ऐसी वारदात हमारे देश में होते आई, जैसे कि 2012 में निर्भया रेप केस, आपको याद होगा, पूरे देश इसके अगेंस्ट में बोला। उस समय कैंडल मार्च कराए गए, फिरायालाल चौक से काफी कॉलेज के स्टूडेंट्स कैंडल लेके निकले, बड़े बड़े पोस्टर बैनर्स लेके निकले और लोगों को लगा कि अब लोगों की मानसिकता बदलेगी। पर क्या बदला? आज भी रेप हो रहे हैं और ये तो बहुत शर्मसार कृत है कि एक विदेशी महिला के साथ रेप, और सिर्फ एक नहीं, पूरे भारत में सिर्फ 2022 का अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें, एनसीआरबी रिपोर्ट्स को देखें तो 22 महिलाओं के साथ सिर्फ एक साल में रेप हुआ। हम तो ये तो बहुत ही घृणा की बात है और इस शर्मसार करती है हमारे देश के लिए भी और पूरा ग्लोबली हमारी देश की छवि खराब की है कुछ लोगों ने। और इस पे गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और इस चीज को आप लोग जैसे मीडिया हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो वो आप लोग कार्य कर रहे हैं और हम सबको मिलके इसके लिए कुछ करना होगा, इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा जहां महिला को सुरक्षा, संरक्षण, सम्मान और न्याय दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो इस बात पे रेखा जी हम एक और बात जोड़ना चाहेंगे। जी बिल्कुल राजश्री, जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ वाक्यों से हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका 10वां अंश भी नहीं बता सकते। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका 10वां अंश भी नहीं बता सकते। तो आप ही सोचिए कि क्या आप 10 लाख रुपए देके एक नारी के आत्मसम्मान को, एक नारी की इज्जत को खरीद सकते हैं? आपने जो कहा हमने कंपनसेशन मनी दिया उन्हें झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत, क्या ये कृत सही है? इससे क्या बाकी नारियों को न्याय मिल जाएगा? आगे जो हमारी देश की बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, जो माता है, वो सुरक्षित है? ये आप न्याय कर रहे हैं उनके साथ? इस बात पे सरकार को, मीडिया को और हमारे जैसे बुद्धिजीवी लोगों को, सबको मिलकर कार्य करना होगा और हमारे बेटियों को, महिलाओं को भी आगे आना होगा। ये हमारी गुजारिश है। और रेखा जी, आप भी अपनी तरफ से इसे एक बार रखिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा राजश्री जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि महिलाओं के आत्मसम्मान को जब चोट लगता है तो उस चोट को पैसे से नहीं भरा जा सकता, बल्कि जब महिलाओं का आत्मसम्मान दुखता है तो उसकी भरपाई करना भी उतना ही मुश्किल है। ऐसे में महिलाओं के आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए प्रशासन को सतर्क होना होगा, सरकार को सतर्क होना होगा, ताकि जो क्राइम रेट है जो महिलाओं को लेकर के बढ़ रहे हैं उसमें कंट्रोल आ सके। चूंकि इसकी चर्चा आज से नहीं, कई सालों से होती आ रही है। सरकार दावे तो करती है लेकिन दावे जो है वो जमीनी हकीकत पर नजर नहीं आते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।